दोस्तों, किसी भी इंसान के साथ जब भी कुछ गलत होता है और उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसके साथ एक गलत कर कौन रहा है, तो उसको सबसे पहले शक वैसे व्यक्ति के पर होता है जिसे वो नापसंद करता है, जिसे वो नफरत करता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसके साथ गलत वही व्यक्ति कर रहा हो। जब इसकी जांच अच्छे से की जाती है तो एक ऐसा चेहरा सामने निकल कर आता है जिसके देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। आज की कहानी में कोई ऐसे ही भी होता है जिस पर एक लड़के की मौत हो जाती है और उसके घर परिवार वाले इसका आरोप तुरंत ही उसी के दोस्त के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो इसके ऐसा चेहरा सामने निकल कर आता है जिसे देखने के बाद हर कोई परेशान हो जाता है। वाकई में दोस्ती, आज की जो कहानी है ये सुनने के बाद आपको दिल दहला देगी कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो ऐसे भी लोग होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंदन भाई और आज की जो कहानी काफ़ी दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, ये दरअसल घटना है बिहार प्रदेश की एक ज़िला लगता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का 17 थाने का ही एक गांव लगता है गोपीनाथ। बात कर रहा हूँ मैं 16 सितंबर 2022 के सुबह के 9 बजे के आसपास। सभी बच्चे जब सो के उठते हैं और उनके माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाते हैं, स्कूल की घंटी नहीं लगी होती तब तक बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे होते हैं। कुछ दिन में जब दो बच्चे जब खेलते खेलते स्कूल के पीछे जाते हैं तो पीछे का नज़ारा देख करके वो हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, उनकी आवाज़ें सुन करके स्कूल के तमाम टीचर जब स्कूल के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बच्चे की लाश पड़ी होती है। स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं इसकी तुरंत खबर गांव वालों को देते हैं। गांव वाले भी तुरंत पर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बच्चे की तुरंत ही पहचान कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गोपीनाथपुर का रहने वाला सुजीत राम था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। हर परिवार वाले जब अपने बच्चे को परिवार वाले देखते हैं काफ़ी चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता है। तो पुलिस तुरंत वहाँ घटनास्थल पर आ जाती है और पुलिस तुरंत इस हिरासत में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इसके घर परिवार वालों पर बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो घर परिवार वाले कहते हैं कि शायद इसकी हत्या किसी और नहीं बल्कि इसी के दोस्त हमारे गांव के रहने वाला परमानंद सारी है। पुलिस तुरंत ही परमानंद सारी को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अरमान अंसारी सिर्फ एक बात कहता है कि साहब, मैंने इस लड़के की हत्या नहीं की है। पुलिस काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन परमानंद अंसारी एक ही बात कहता है कि मैंने इस लड़के की हत्या नहीं की है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिर घर परिवार वाले उसके दोस्त परमानंद अंसारी का नाम क्यों लिया। पुलिस वाले जब फिर से उसके घर परिवार वाले से पूछताछ करते हैं तो घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब, सुजीत राम और अरमान अंसारी दोनों सूरत कमाने के लिए गए थे, जिसमें सुरजीत राम अरमान अंसारी को लेकर गया था, और लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। 10 सितंबर अरमान अंसारी अपने दोस्त सुरजीत राम से बातचीत करते हुए उसे धमकी दे रहा था कि जितने दिन मैंने वहाँ काम किया है उसको मुझे पैसे दिलवा दो, अगर पैसा नहीं दिलवाओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस को कन्फर्म हो जाता है कि अरमान अंसारी अब झूठ बोल रहा है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है, अच्छे से पूछताछ करती है, तो परमान अंसारी जीत पीछे नहीं हटता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ज़रूर इसने कुछ न कुछ ऐसा है जिनको हमसे छिपा रहा है। तो अब इसका डिजिटल के माध्यम से पुलिस और इस केस की सुलझाने की कोशिश करती है। पुलिस जब सुजीत राम के मोबाइल के CVR निकालती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें सुरजीत राम बातचीत करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो जो नंबर होता है वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अरमान अंसारी की बहन नरगिस खातू का होता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि सुजीत राम अपने दोस्त अरमान अंसारी बहन नरगिस से क्यों बातचीत करता था। पुलिस जब नरगिस के मोबाइल CDR निकालती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें नरगिस भी काफ़ी लंबे समय से बातचीत करती थी, और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुरजीत राम के ही चचेरे भाई संजय राम की है। पुलिस तुरंत ही संजय को और नरगिस को अपने हिरासत में लेती है और दोनों से पूछताछ अच्छे से करती है। दोनों से जब पूछताछ अच्छे से करती है तो दोनों इधर उधर की बातें करते। एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि नरगिस और संजय एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आता था कि आखिरकार सुजीत राम नरगिस के नंबर पर क्यों फ़ोन करता था। दोनों को अलग अलग बैठा करके और पूछताछ किया जाता है। जब महिला अधिकारी नरगिस से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार सुजीत राम तुम्हारे नंबर पर क्यों कॉल किया था,
जब तुम संजय राम से प्यार करती हो तो सुजीत राम पे तुम क्यों बात कर रही थी। इस बात पर नरगिस फंस जाती है और वो अपना जुर्म तुरंत ही कबूल कर लेती है दोस्तों। लेकिन जब इसकी सच्चाई बताती है तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। नरगिस बताती है कि नरगिस और संजय राम का पिछले कई महीनों से अवैध संबंध चल रहा था। इसकी खबर ना तो संजय के घर परिवार वालों को था और ना ही नरगिस के घर परिवार वालों को था, लेकिन सुरजीत राम का इस बात की खबर हो चुकी थी। नरगिस राम बता रहे हैं कि इसको जैसे पता चला हम दोनों के बीच में अवैध संबंध चल रहे हैं। सुरजीत हमारे नंबर पर कॉल करके और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। बार बार वो एक ही बात कहता था कि जैसे तुम मेरे भाई संजय राम के साथ रहती हो वैसे ही काम मेरे साथ करना होगा। एक दिन नरगिस ये सारी बातें अपने प्रेमी संजय राम को बताती है। संजय राम को इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इस बात को लेकर के अपने बड़े भाई सुजीत राम से पूछताछ नहीं करता है, बल्कि संजय और नरगिस दोनों मिल करके और एक साजिश रचते हैं। ये साजिश रचते हैं 15 सितंबर को शाम को नरगिस अपने ही नंबर से फ़ोन करके और सुजीत राम को स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे वहाँ पर सुरजीत राम उससे मिलने के लिए जाता है, अपने प्लान के तहत संजय राम और नरगिस दोनों मिल करके और उस पर ज़ोर ज़ोर से वार करते हैं और एक तेज़दार हथियार से उस पर इतना ज़्यादा वार करते हैं कि उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो हर कोई हैरान और परेशान करने वाली होती है। सबसे बड़ी ये बात है कि जब पूरी कहानी गांव को पता होता है गांव में, तो पूरा गांव वालों यकीन ही नहीं करता कि नरगिस और संजय मिल करके और संजय अपने ही भाई की हत्या कर सकता है। फिलहाल पुलिस नरगिस और संजय को अपने हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है और परमानंद सारी को रिहा कर दिया है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना है, नहीं किसी को तकलीफ़ करना, नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सचेत करना है। तो दोस्तों आप जहां भी रहिएगा अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।